तो कि आज हम प्रॉब्लम क्लास का दूसरा सेशन करेंगे और कुछ एडवांस प्रॉब्लम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ओलंपियाड्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जो जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई मेंस के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को समझने के बाद उनका जो एक वे ऑफ थिंकिंग होगा कि किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को, किसी एल्जेब्राइक प्रॉब्लम को प्रोसीड किया जाता है, उसके बारे में आप सबको यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और हाँ, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्म ग्रास्प होना चाहिए, उसकी जानकारी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अच्छे हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएंगे। और अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखना है तो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर ऑलरेडी पूरा कर लिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए, जो पहला प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह का है। इफ़ ax प्लस hy प्लस gz इज इक्वल टू 0, hx प्लस by प्लस fz इज इक्वल टू 0 एंड gx प्लस fy प्लस cz इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट 1 x square by bc minus f square is equal to y square divided by ca minus g square is equal to z square divided by ab minus h square and 2. सो एक तरह से इसमें दो प्रॉब्लम्स है, दोनों को आपको प्रूफ करना है और ये आपका कंडीशन दिया हुआ है। bc माइनस f स्क्वायर इंटू ca माइनस g स्क्वायर इंटू ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी माइनस सी एच, जी एच माइनस ए एफ, एच एफ माइनस बी जी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो, सबसे पहले नंबर पे ध्यान दीजिए। अगर आपको इस तरह से 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, और ये चीज आपको इस तरह का कुछ भी प्रूफ करना हो कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का रेशियो लिखना हो एक तरह से, तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे इसको? मैंने रेशियो जब पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में बताया था कि अगर देयर आर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन फर्स्ट डिग्री, तो वहां पे x इज टू वाई इज टू जेड को लिखा जा सकता है इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स के प्रोपोर्शनल से। ये मैंने आपको वहां पे बताया था। जैसे अगर आपके पास 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। तो रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है, उससे हम x इज टू वाई इज टू जेड का रेशियो लिख सकते हैं एक्स वाई और जेड के प्रोपोर्शनल्स के, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स के टर्म्स में। कैसे? तो x को इस तरह से लिखेंगे, b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू वाई बाई a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू z बाई a1b2 माइनस a2b1। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस है फर्स्ट डिग्री में, 3 वेरिएबल है, तो हम इस तरह से x इज टू वाई इज टू जेड का रेशियो लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सब क्या है, b1c2 b2c1, ये सब कोफिशिएंट्स है x y और z के दोनों इक्वेशंस में रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप में से बहुतों को ये रूल पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आपको आपके जूनियर क्लासेस में भी पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पता है तो मैंने इसके बारे में आपको बताया है जब मैं रेशियो पढ़ा रहा था आपको। ठीक है, तो वहां से इसके बारे में आप देख सकते हैं। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, all you need is the concept of this, the cross multiplication. If you know this concept, you can easily solve this problem.
क्योंकि हमेशा जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल से बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम है, आप लिख लीजिए प्रॉब्लम को। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले 1 और 2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। फ्रॉम 1 and 2 by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 और 2 से क्या होगा, किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, सबसे पहले x का प्रोपोर्शन लिखते हैं। तो क्या करते हैं, 1 और 2 में अप्लाई कर रहे हैं तो x वाले टर्म को दोनों में ढक लेंगे। अब क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट से इसके यहां z के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, HF माइनस, और फिर यहां नीचे वाले y के कोफिशिएंट से ऊपर वाले z के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस BG। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब y का लिखेंगे, तो जब y का प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो y वाले टर्म को ढक लेंगे, यानी कि जिसका भी प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं उस वाले पर्टिकुलर टर्म को ढक लेना है। अब देखिए, जब इसको ढका था तो स्टार्ट किया था हमने ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। अब जब इसको ढकेंगे तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे अप्लाई करेंगे, जिगजैग के तौर पे होता है, एक बार नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर एंड सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू रहता है वो। चलिए, तो y वाले को ढका हमने, तो x नीचे वाले x के कोफिशिएंट को ऊपर वाले z के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, h इंटू जी, hg माइनस पहले से हो जाता है और af, फिर z को लिखेंगे, z वाले को ढकेंगे, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ab माइनस h स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको मान लीजिए नंबर 4। इसी तरह से फ्रॉम 2 and 3, हर एक इक्वेशन को हर एक इक्वेशन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये चीज निकाल लेना है, दैट्स इट। फ्रॉम 2 and 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2 और 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो x डिवाइडेड बाई x वाले को ढक लेंगे, BC माइनस F स्क्वायर। देखिए, जब 2 और 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू y बाई GF यानी कि FG माइनस CH इज इक्वल टू Z बाई HF माइनस BG, HF माइनस BG। ये हो गया आपका नंबर 5। उसके बाद उसी तरह से अब इन दोनों का 1 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 और 3 का हो गया, 1 और 3 का भी कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए, जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो यही नियम लगाना है आपको, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये लग रहा है लंबा है लेकिन लंबा नहीं होगा ये। देखिए, 1 और 3 में जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, x बाई 1 और 3 में x वाले टर्म को ढक लेना है तो हो जाएगा CH माइनस FG, CH माइनस FG इज इक्वल टू, जब y वाले को लिखेंगे तो G स्क्वायर माइनस AC, G स्क्वायर माइनस AC, फिर Z बाई AF माइनस GH, AF माइनस GH। अब एक चीज देखिए, जब आपको जो पहला प्रूफ है आपका, उसमें कहा गया है कि आपको प्रूफ करना है x स्क्वायर बाई BC माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई AC माइनस G स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर बाई AB माइनस H स्क्वायर। अब यहाँ पे x के नीचे BC माइनस F स्क्वायर है, यहाँ पे Z के नीचे AB माइनस H स्क्वायर है, इसको भी y के नीचे हम AC माइनस G स्क्वायर कर लेंगे। और ये कैसे करेंगे,
इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेके सबको काट देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज, इस वाले इक्वेशन को x बाई एफ जी माइनस सी एच, एफ जी माइनस सी एच इज इक्वल टू वाई बाई, इज इक्वल टू वाई बाई ए सी माइनस जी स्क्वेयर, ए सी माइनस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू z बाई ए एफ माइनस जी एच माइनस ए एफ, जी एच माइनस ए एफ, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो आया एफ जी माइनस सी एच, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो आया ए सी माइनस जी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो जी एच माइनस ए एफ, और तीनों में से माइनस 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 काट दिया। चलिए अब ये तो हो गई हमारी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की का जो काम है, तो ये हो गया 4, 5 और 6, ठीक है। नाउ यू डोंट नीड दीज 3 इक्वेशंस नाउ, आपका अब यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसको आपको इरेज कर दीजिए। अब आई होप आपने लिख लिया हो, नहीं लिखा होगा तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं अपने अकॉर्डिंग। अपने अकॉर्डिंग का क्या मतलब है मैं अभी बताता हूं। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, आपको प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वेयर बाई बी सी माइनस एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर बाई ए सी माइनस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर बाई ए बी माइनस एच स्क्वेयर, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है, पहले नंबर में। अब 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने कहा, सो मल्टीप्लाई 4 एंड 5 अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मतलब क्या हुआ, अब देखिए x इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x बाई एच एफ माइनस बीजी इंटू एक्स बाई बी सी माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज देखिए, अब ये y वाले को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा हमें, क्योंकि y के साथ हमें ए सी माइनस जी स्क्वायर चाहिए और z के साथ हमें ए बी माइनस एच स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। अब ये इसके बराबर है, इसके भी बराबर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बस इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, इज इक्वल टू जेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर इंटू जेड बाई एच एफ माइनस बी जी। समझ में आ रहा है ये, इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि भाई ये और ये इसके बराबर है, उसी तरह ये और ये इसके बराबर है, तो अगर मल्टीप्लाई भी इसको करेंगे तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा y बाई दिस इंटू वाई बाई दिस। तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका काम ही नहीं है हमें अभी, तो छोड़ देते हैं इसको। एच एफ माइनस बी जी कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई बी सी माइनस एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर बाई ए बी माइनस एच स्क्वेयर। आपका 2 टर्म तो आ चुका है प्रूफ का, इसको मान लीजिए आप नंबर 7, ठीक है। उसी तरह अब हम क्या करते हैं, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंगली। तो जब 5 और 6 को करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x बाई बी सी माइनस एफ स्क्वेयर इंटू 5 और 6, यहां से भी x बाई एफ जी माइनस सी एच इज इक्वल टू, अब किसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहां से z वाले को और यहां से z वाले को मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, जैसे हमने यहां पे देखा कि y वाले को मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं था, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं हो रहा था हमें। बट यहां पे अगर y बाई दिस इंटू वाई बाई दिस कर दे तो ये फायदामंद है हमारे लिए, साफ साफ देख सकते हैं। तो हो जाएगा y बाई एफ जी माइनस सी एच, यानी कि ये वाला, इंटू वाई बाई ए सी माइनस जी स्क्वायर। अब एफ जी माइनस सी एच इधर और एफ जी माइनस सी एच इधर से कैंसिल हो गया, आपका आ गया एक्स स्क्वायर बाई बी सी माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ए सी माइनस जी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं नंबर 8, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर बाई बी सी माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये है,
और एक्स स्क्वायर बाई बी सी माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी है। तो अगर हम 7 और 8 इक्वेशन को देखें ध्यान से तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखिए क्या मिलेगा। ये मैं मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि दूसरे वाले प्रूफ में इन तीनों का हमें काम है। चलिए, तो फ्रॉम 7 एंड 8, इसको मिटाइए, यहां लिखता हूं, देयरफॉर फ्रॉम 7 एंड 8 वी गेट x स्क्वायर बाई बी सी माइनस एफ स्क्वायर, बी सी माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ए सी माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर। दिस इज योर प्रूफ। सो ये आपका प्रूफ हो गया पहला नंबर। ठीक है, डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम इज नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी प्रॉब्लम दैट यू हैव ऑलरेडी इनकाउंटर्ड विथ इन योर जूनियर क्लासेस व्हेन यू हैव स्टडीड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जब आप पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत पढ़ते थे तो वहाँ पे डेफिनेटली इस तरह के प्रॉब्लम्स आप नहीं बनाते थे, वहाँ पे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते थे। बट इस तरह के प्रॉब्लम्स बनाने से मैंने शुरू में क्यों कहा कि जो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं, जो जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कॉम्पिटिशन सच एज CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम को किस तरह से प्रोसीड करते हैं, खास करके एल्जेब्रिकल प्रॉब्लम्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर, तो वो एल्जेब्रिकल प्रॉब्लम्स करता है क्रिएट, क्योंकि एल्जेब्रा का सिंप्लीफिकेशन सब कुछ है। एल्जेब्रा में क्या है, मोस्टली सिंप्लीफिकेशंस ही तो है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बनाने से आपका जो सिंप्लीफिकेशन करने का जो पावर होता है, जो एफिशिएंसी होता है, वो इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इनिशियली दैट डेफिनेटली दीज प्रॉब्लम्स आर अ मस्ट फॉर those students who are preparing for Olympiads, but also these problems are very important for those students who are preparing for mathematical examinations such as Chennai Mathematical Institute, Indian Statistical Institute, and as well as JEE Advanced and Mains। तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स इसीलिए बनाने चाहिए। डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस मेथड आना चाहिए। उसके बाद इसमें है क्या, सिंपल सा नियम लगा है, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जो कि हम बहुत पहले आपने पढ़ा है कि नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला प्रूफ तो खत्म हो गया, इसको इरेज कर देता हूँ, इसका काम नहीं है अब हमें। चलिए फ्रॉम 4, 5 एंड 6। अब यहां से जितना भी x के नीचे जो बी सी माइनस एफ स्क्वायर है, जितना भी ए बी माइनस एच स्क्वायर इस तरह का टर्म है, उसको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से हो जाएगा x बाई बी सी माइनस एफ स्क्वायर इंटू 4 से, ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि भाई यहाँ पे ये तीनों इक्वल है, यहाँ पे ये तीनों इक्वल है, यहाँ पे ये तीनों इक्वल है, तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 और 5 और 6 में से, ऐसा कर सकते हैं ना। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो x बाई बी सी माइनस एफ स्क्वायर इंटू जेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर इंटू एक और है y के साथ ए सी माइनस जी स्क्वायर। ये दूसरा प्रूफ कर रहा हूं मैं, ए सी माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें राइट साइड में प्रूफ करना है एफ जी माइनस सी एच। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ है, जी एच माइनस ए एफ और एच एफ माइनस बी जी। अब चलिए यहाँ से x के साथ एक एच एफ माइनस बी जी तो है, तो इसको लिख लेते हैं x बाई एच एफ माइनस बी जी इंटू वाई के साथ ढूंढते हैं एक ऐसा जो कि राइट साइड में है। अब राइट साइड में था हमारा एफ जी माइनस सी एच,
और एच एफ माइनस बी जी इंटू जी एच माइनस ए एफ, तो एच एफ माइनस बी जी वाला तो यहाँ पे मेरा आ गया। अब y के साथ अगर एच जी माइनस ए एफ लिखूँ तो एच जी माइनस ए एफ, ठीक है, या फिर ये वाला y। अब एक ही साइड से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना, तो यहां से लिखता हूं y बाई एफ जी माइनस सी एच, एफ जी माइनस सी एच हमें ले आना है, तो यहां से लिखता हूं इंटू वाई बाई एफ जी माइनस सी एच इंटू, अब z वाले को देखता हूं, एच एफ माइनस बी जी तो हो गया, हमारा है जी एच माइनस ए एफ, जी एच माइनस ए एफ, ये भी आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं z बाई जी एच माइनस ए एफ, ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं, ऊपर से एक्स वाई जेड तो कैंसिल दोनों तरफ से, ठीक है, इसलिए ऊपर में 1 बचा, इधर भी ऊपर में 1, तो इन तीनों को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन तीनों को इधर मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या आ जाएगा हमारा बी सी माइनस एफ स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए सी माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ माइनस बी जी, एफ जी माइनस सी एच, जी एच माइनस ए एफ, प्रूव्ड। ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूव्ड हो गया। दूसरे पार्ट में देखा आपने क्या था, बस आपको सोचना था कि किस तरह से इसको मैनिपुलेट किया जाए, किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए। एक बार आपने वो कर लिया तो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, दैट्स इट। तो ध्यान में रहे, जब भी आपको इस तरह से 3 इक्वेशन दिया हुआ हो और आपको इस तरह का कोई भी प्रूफ हो, जस्ट अप्लाई द सेम रूल, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। Solve the equations 3x square minus 2y square plus 5z square is equal to 0, 7x square minus 3y square minus 15z square is equal to 0, 5x minus 4y plus 7z is equal to 6। अब ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। आप में से बहुतों को हो सकता है कि ये प्रॉब्लम पता हो कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो, इस तरह से 3 इक्वेशन दिया हुआ हो, यहां पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम अप्लाई करना है और उसके बाद रेशियो का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पिछला जो प्रॉब्लम हमने बनाया वहां पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई तो अप्लाई किया ही, बट रेशियो का भी तो नियम अप्लाई किया ना हमने। अब 3 रेशियो बराबर है, तो भाई अब तीनों रेशियो बराबर है तो हम किसी भी तरह से तीनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो यहां भी हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करना है, ध्यान में रहे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स you need to firmly grasp the concept of ratio and proportion first, ठीक है। चलिए, आपको जहां से भी समझ में आए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहां से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देख सकते हैं। मैंने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराया हुआ है, अगर आप वहां से आपको देख के हेल्प मिलता है तो यू कैन डेफिनेटली डू योर रेशियो एंड प्रोपोर्शन फ्रॉम देयर एज वेल। चलिए सॉल्व द इक्वेशन। मान लेते हैं ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। अब 3 इक्वेशन है इस तरह से और आपको सॉल्व करना हो तो डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बट अभी आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस तो पढ़ा नहीं है उस तरह से कि आपको बहुत सारे नियम पता हो इक्वेशंस को सॉल्व करने के। बट जब भी इस तरह से 3 इक्वेशंस दिया हुआ हो तो आपको एक बहुत ही बढ़िया मेथड है जो कि लगा देना है, और जैसा कि मैंने कहा वो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दैट्स इट, ठीक है। आज आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इंपॉर्टेंस पता चलने वाला है, क्योंकि इक्वेशंस को सॉल्व करने में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जैसा पिछला था,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कितना बड़ा हम यूज कर सकते हैं। चलिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान दें, यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर वाले टर्म को ढक लेंगे और y स्क्वायर और z स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिए कोफिशिएंट्स को ही मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्या हो जाएगा, 15 2 जा 30 माइनस 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 15 इंटू माइनस 2 प्लस 30, पहले से एक माइनस होता है, और 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, और पहले से माइनस 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 प्लस 15। उसी तरह वाई स्क्वायर, मुझे उम्मीद है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको पता है, तो मैं हर बार इतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 35 प्लस 45 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई माइनस 9 प्लस 14, एक्स स्क्वायर बाई 45, वाई स्क्वायर बाई 80, जेड स्क्वायर बाई 5। 5 से सबको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 16 और ये 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 1। इन सबको मान लेते हैं के। रेशियो जब मैं पढ़ा रहा था, रेशियो प्रोपोर्शन, तो आपको मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बताया था। आप देख सकते हैं वहाँ जाके कि जब भी कुछ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बराबर हों तो उन सारे फ्रैक्शंस को किसी एक सिंबल से, किसी पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैंने के से इन सबको डिनोट कर दिया है, क्योंकि ये सारे अल्टीमेटली बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9k। अगर इस वाले को k के साथ इक्वेट करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9k। उसी तरह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16k एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू k। इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट k, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट k, z इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट k। अब यहाँ से आपको x, y और z तीनों का वैल्यू मिल चुका है, प्लस और माइनस में मिला है। तो सबसे पहले प्लस वाला वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें। किस इक्वेशन में, तीसरे वाले में, क्योंकि पहले दूसरे से तो हमने ये निकाल लिया। अब तीसरा वाला बचा हुआ है, तीसरे वाले में एक्स, वाई और जेड के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग these values of x, y and z in 3 we get, सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स के जगह प्लस 3 रूट के, माइनस 4 इंटू वाई के जगह प्लस 4 रूट के। उसी तरह z के जगह प्लस 7, z है तो z के जगह रूट के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू 6 है। 5 3 जा 15 रूट के माइनस 16 रूट के प्लस 7 रूट के इज इक्वल टू 6। 15 और 7 22, 22 में से 16 गया तो 6 रूट के, 6 रूट के इज इक्वल टू 6। सो k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह जब नेगेटिव सॉल्यूशंस भी माइनस 3 रूट के, माइनस 4 रूट के, माइनस रूट के जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी देख लेते हैं कि कितना आएगा। चलिए, ये आएगा आपका माइनस 15 रूट के, ये आ जाएगा आपका प्लस 16 रूट के, और ये आ जाएगा आपका माइनस 7 रूट के इज इक्वल टू 6, राइट। यहां से आ जाएगा माइनस 6 रूट के इज इक्वल टू 6, रूट के इज इक्वल टू माइनस 1, के इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों से वैल्यू 1 आएगा। कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। तो आपको आपका k इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो जब k इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो दोनों k इज इक्वल टू 1 आ रहा है, कभी कभी k के 2 वैल्यूज आएंगे तो दोनों आपको आपके सॉल्यूशन में इंक्लूड कर देना है। सो k इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। सो x कितना हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 3,
क्योंकि 3 इंटू रूट के। अब देखिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशन को यहाँ पे रखा है, ठीक है, नेगेटिव वाले को मैंने हटा दीजिए। एक चीज ध्यान में रखिए, -6 रूट के इज इक्वल टू 6 था, सो रूट के इज इक्वल टू -1 आ गया, k का पावर 1/2 इज इक्वल टू -1, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो k इज इक्वल टू 1 आएगा दोनों में, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखना है, जब आप नेगेटिव सॉल्यूशन को लीजिएगा, यानी कि यहां भी k इज इक्वल टू 1 ही है, लेकिन देखिए उस समय आपका आंसर क्या आ जाएगा। सबसे पहले k इज इक्वल टू 1 हम यहां पे सब्सटीट्यूट करते हैं, k इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू +-3 +-4 और +-1। क्यों? क्योंकि भाई k का वैल्यू तो दोनों सिचुएशन में 1 आ रहा है, ठीक है। k का वैल्यू जब ये पॉजिटिव रख रहे हैं नेगेटिव रख रहे हैं तो दोनों सिचुएशन में 1 आ रहा है, बट यहां तो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो बस इसीलिए चूंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसीलिए x के 2 वैल्यू होंगे, y के 2 वैल्यू होंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने x का ही सारा वैल्यू लिख दिया है, x के इतना, y इज इक्वल टू +-4, z इज इक्वल टू +-1। दिस इज द रीजन वाई, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो देखा आपने इस तरह के इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे कितने लोग यहाँ पे एग्जाम में बस k का वैल्यू 1 करके प्लस में आंसर लिख देते हैं कि +3 4 1, ठीक है। अगर ऑप्शन में बस 3 4 1 है तो डेफिनेटली आपको 3 4 1 मानना है, बट कभी कभी ऑप्शन में दोनों रहेगा, तो आप उस केस में देखिए यहाँ प्लस और माइनस है, तो आपको दोनों वैल्यूज लेने हैं। चलिए, और एक और उपाय है जिससे कि चेक कर सकते हैं हम। मान लीजिए हम अब यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया, मैंने भी अभी चेक नहीं करा है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं। यहाँ पे देखते हैं तीसरे इक्वेशन में नेगेटिव वैल्यूज जो है x के नेगेटिव वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए हो सकता है मैं गलत हो जाऊं क्योंकि मैंने भी चेक नहीं किया है अभी तक। 5 इंटू x की जगह -3 करते हैं तो हो जाएगा 5 3 जा -15। मुझे लग रहा है मैं गलत ही साबित होऊंगा। फिर -4 इंटू -4 +16, फिर 7 इंटू -1 -7, कितना आ गया -6। मैं गलत साबित हो गया, मैं गलत प्रूफ हो गया यहाँ पे। देखिए जब आप नेगेटिव सॉल्यूशन को ले रहे हैं तो भाई यहाँ पे -6 आ रहा है, बट ये तो +6 के बराबर है ना। किसके बराबर है? ये +6 के बराबर है। तो हम नेगेटिव सॉल्यूशन को नेग्लेक्ट कर देंगे। माफ करिएगा मैंने थोड़ी देर में इसको किया, थोड़ा सा मैंने वेट किया। मैं देखना चाहता था कि आप में से कितने लोग इसको रेक्टिफाई कर पाते हैं, इस चीज़ को चेक कर पाते हैं। और बिलीव करिए मैंने भी नहीं चेक किया था, मैंने अभी तक चेक नहीं किया था। मैंने इन दोनों को जानबूझ के लिख दिया था कि प्लस माइनस जो होगा देखेंगे, बाद में इसको चेक करेंगे। तो देखिए अभी चेक करने पे हमारा नेगेटिव सॉल्यूशंस रिजेक्ट हो गया अपने आप। तो ऑलवेज ट्राई टू चेक दिस कि क्या दोनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू रख के देख लेना है एक इक्वेशन में। चलिए किसी भी एक इक्वेशन में आप रखेंगे, आपका सब कुछ सेटिस्फाई करना चाहिए। अब x का वैल्यू इसमें रखेंगे, यहां भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यहां भी सेटिस्फाई करना चाहिए। चूंकि यहां तो स्क्वायर में है तो ये दोनों तो सेटिस्फाई करेगा, +3 -3 +4 -4 +1 -1 के लिए। बट यहां पे नहीं सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे जैसे ही हम नेगेटिव सॉल्यूशंस को रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड में हमारा -6 आ जा रहा है, लेकिन ले आना कितना है +6। सो आवर नेगेटिव सॉल्यूशन शुड बी रिजेक्टेड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 3 4 and 1 प्लस को हटा दीजिए यहां से, क्या करना है इसको। तो हमेशा चेक करना चाहिए आपको, हमेशा वेरीफाई करना चाहिए इक्वेशंस को। चलिए, हो सकता है आपको अभी थोड़ा बोर भी लग रहा होगा क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट
मुझे लग रहा है कि जब प्रॉब्लम्स मैं बताऊं तो आपको पूरी तरह से उसका जो कोर है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए. दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव बीन टेकिंग सो मच टाइम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. ठीक है, तो प्रॉब्लम मैं जब भी बनाऊंगा तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम का हर चीज़ आपको समझ में आना चाहिए. अगर आपको फिर भी नहीं आए तो देन यू विल डेफिनेटली आस्क मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इस तरह का जब भी इक्वेशंस हो 3, आपको यही नियम लगा के बनाना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इक्वेशंस को. जब आप किसी प्रॉब्लम में टाइम देते हैं ना एक बार, तो उसके बाद आपका टाइम उतना खर्च नहीं होता है. सो ट्राई टू गिव सम टाइम इन एनी प्रॉब्लम, वेदर इट इज अ स्मॉल प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम. थिंक अबाउट इट, इमेजिन अबाउट इट कि कैसे ये बन रहा है, किस तरह से काम कर रहा है. क्योंकि वो जो टाइम है ना, जो आप पहली बार टाइम देंगे, दूसरी बार टाइम देंगे, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी बार जब बनाएंगे ना, तो वो आपको पता रहेगा कि ये किस तरह से आगे बढ़ा है. इसीलिए प्रॉब्लम्स में टाइम देना ज़रूरी है. ठीक है, वो नहीं कि रट के और बस बनाते जाएं, एकदम रटा हुआ है सब कुछ. वैसे मेरा भी रटा हुआ है बुक्स में. कितने बुक्स ऐसे हैं जिसको मैंने इतनी बार बनाया कि वो रटा हुआ है, आंसर भी मुझे याद है, बट दैट डजंट मीन कि मैं उस तरह से छापता जाऊँ एकदम. ठीक है, तो रिमेंबर इट, गिव सम टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. खास करके जब पहली बार बना रहे हैं, दूसरी बार बना रहे हैं, ट्राई करिए, उसको देखिए. ठीक है, उसको देखिए, उसको समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए. हो सकता है आप 1 घंटे 2 घंटे लगा दें, बट उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, बिलीव मी. सो क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम है. इसका इंक अब खत्म होने वाला है. इफ L into my plus nz minus Lx is equal to m into प्योर रेशियो इन प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है ये. m into nz plus Lx minus my is equal to n into Lx plus my minus nz. एक बार मैच करा लूँ, नहीं तो एक भी गलत होता है तो पूरा प्रॉब्लम ही फिर से बनाना होगा. L इंटू एम वाई प्लस एन जेड माइनस एल एक्स गुड इज इक्वल टू m इंटू एन जेड प्लस एल एक्स माइनस एम वाई गुड इज इक्वल टू n इंटू एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन जेड. ग्रेट. चलिए, अब जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, देखिए मैंने खाली प्रॉब्लम लिखा, प्रूफ भी तो कुछ करना है. प्रूव दैट ये तो गिवन है, y प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई एन. ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है और इस तरह के प्रॉब्लम्स ओलंपियाड्स के एग्जाम्स में आते हैं. चलिए, आपको यहाँ पे एकदम रेशियो इन प्रोपोर्शन बढ़िया होना चाहिए. चलिए यहाँ से शुरू करते हैं प्रॉब्लम को. अब ये ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एम वाई प्लस एन जेड माइनस एल एक्स, और इसको हम नीचे ले आके 1/l लिख सकते हैं. हमेशा आपको यही करना है. इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आप देखें ना, इस तरह का कंडीशन जब भी देखें, जस्ट अप्लाई दिस, एकदम यही अप्लाई करिए. उसके बाद एन जेड प्लस एल एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई 1/m इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन जेड डिवाइडेड बाई 1/n. ठीक है. अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब कुछ फ्रैक्शंस बराबर हों, जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ एंड सो ऑन, तो each fraction
इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, दैट इज a plus that is a by b is equal to c by d is equal to e by f and so on is equal to, ये सब किसके बराबर हो जाएगा, a plus c plus e and so on divided by b plus d plus f and so on। ये आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया था रेशियो में, जब मैं रेशियो आपको पढ़ा रहा था, तो यही नियम यहाँ काम करेगा। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर ऐसा है, यहां से देखिए, तो भाई a बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस ई बाई डी प्लस एफ, इसके बराबर भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भाई तीनों बराबर है। डेफिनेटली a बाई बी जो होगा a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ एंड सो ऑन, इसके भी बराबर होगा, जैसा कि यहां है। बट ये सिर्फ c प्लस ई बाई डी प्लस एफ, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये सारा फ्रैक्शंस है तो बराबर, और चूंकि सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, तो अगर दो को भी हम ऐड कर रहे हैं तो c बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू ए बाई बी, ये सारे के सारे c प्लस ई डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ के भी बराबर हैं, और आगे जो भी फ्रैक्शंस है वो भी इनके बराबर है इस थ्योरम से। उसी तरह a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी एंड सो ऑन, ये सारे के सारे अगर मैं किसी दो को लूं, तो अगर मैं यहां पे ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं या -1 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो ध्यान में रहे कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो आपका फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे c बाई डी में मैं माइनस से ऊपर नीचे -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस, तो क्या ये a माइनस सी बाई बी माइनस डी इसको लिख सकता हूँ। जब जोड़ूंगा तो कितना आएगा, a माइनस सी आएगा, क्योंकि a प्लस माइनस सी, a माइनस सी वही इसके साथ, ये तो होगा ना, इसी नियम से ये होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ये सारे फ्रैक्शंस अल्टीमेटली बराबर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। अब ध्यान रहे, अब ये तीन फ्रैक्शन है, ये a बाई बी, ये c बाई डी, ये b बाई ई, तो इनमें से हर एक फ्रैक्शन सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो एक चीज यहां पे देख रहे हैं कि अगर हम सिर्फ इन दोनों का सम करें, इन दोनों का सम, तो ये जो सम होगा वो भी इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं इसके बराबर इन दोनों का सम, दैट इज nz। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो nz और माइनस nz कैंसिल, ऊपर से कैंसिल होगा, my माइनस और my प्लस कैंसिल, बचा यहां पे lx और यहां पे lx, तो क्या हो जाएगा 2lx। चलिए एक बार मैं आपको पूरा डिटेल में करके दिखा दूं। ये तीनों फ्रैक्शन सिर्फ इन दोनों को हम जोड़ते हैं, ध्यान रहे आपका, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि भाई ये तीनों फ्रैक्शंस बराबर है। तो जब तीनों बराबर है तो तीनों फ्रैक्शन सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स के बराबर होगा। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को जोड़ दूं, तो ये जो जोड़ होगा वो इस फ्रैक्शन के भी बराबर होगा ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन अल्टीमेटली इसके और इसके बराबर है। तो ये जो जोड़ होगा वो इस फ्रैक्शन के भी बराबर होगा, इस फ्रैक्शन के भी बराबर होगा, इस फ्रैक्शन के भी बराबर होगा। और हम साफ साफ देख रहे हैं कि जब इन दोनों को सिर्फ जोड़ेंगे ना, तो हमें nz और nz कट जाएगा, my और my कट जाएगा, ऊपर से सिर्फ lx बचेगा 2lx। तो देखिए ये फ्रैक्शन
किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर। जब इस फ्रैक्शन को देखिए तो इसको आप भूल जाइए, ये याद रखिए कि ये जो है इक्वल है इन दोनों के न्यूमरेटर के डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के सम के बराबर। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का सम nz प्लस lx माइनस my प्लस lx प्लस my माइनस nz डिवाइडेड बाई 1/m प्लस 1/n। ठीक है, ये फ्रैक्शन इसके बराबर होगा। क्यों इसके बराबर मैंने लिखा है, ये तीनों फ्रैक्शंस को मैं तीनों के न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स के सम के बराबर भी लिख सकता था, लेकिन फिर हमारा प्रॉब्लम और लेंदी हो जाता। तो जिस तरह से प्रॉब्लम का लेंदीनेस कम हो, हमें वो चीज करना है, तो हम बस इस वाले सम को देखेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम भी हर फ्रैक्शन के बराबर होगा, क्योंकि हर एक फ्रैक्शन इक्वल है और हर एक फ्रैक्शन जो होता है सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स के बराबर होता है, दैट्स वाई। तो nz और nz कैंसिल, my और my कैंसिल, कितना बचा 2lx बाई ये। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो ये जो फ्रैक्शन है इन दोनों को न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का सम, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो हो जाएगा 2lx डिवाइडेड बाय 1/m प्लस 1/n इज इक्वल टू, उसी तरह ये जब फ्रैक्शन होगा इसके और इसके न्यूमरेटर्स के सम के डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स के सम के बराबर होगा। तो जब इसको और इसको यही चीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का सम माइनस lx प्लस lx कैंसिल, माइनस nz प्लस nz कैंसिल, बचा my प्लस my 2my डिवाइडेड बाई 1/l प्लस 1/n। ठीक है, उसी तरह ये फ्रैक्शन इन दोनों फ्रैक्शंस के सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस lx माइनस प्लस lx कैंसिल, माइनस my प्लस my कैंसिल, बचा 2nz डिवाइडेड बाय 1/l प्लस 1/m। आपने देखा कि हमने किस तरह से इस पर्टिकुलर कंडीशन को यहाँ पे छोटा करते गए। अब क्या कर सकते हैं, जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2lmnx बाई m प्लस n, ये LCM आएगा ln, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2lmny डिवाइडेड बाई l प्लस n इज इक्वल टू 2lmnz डिवाइडेड बाई m प्लस l। 2lmn कैंसिल हो गया, ये हो गया x बाई m प्लस n इज इक्वल टू y बाई l प्लस n इज इक्वल टू z बाई m प्लस l। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना होगा, चलिए भाई अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, प्रूफ हमें क्या करना है, ये चीज करना है। चलिए देखते हैं, हमें करना है y प्लस जेड माइनस एक्स। तो y प्लस जेड माइनस एक्स, जब इस फ्रैक्शन को देखिए, आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन के अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। यहाँ पे हमें चाहिए y प्लस जेड माइनस एक्स। अब इसमें से हर एक फ्रैक्शन सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स के बराबर है। अगर सबसे पहले हम, चूंकि यहाँ माइनस एक्स है, y और z जुड़ा हुआ है और x नेगेटिव है, तो इमेजिन करिए कि यहाँ पे इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फ्रैक्शन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि -1 कट के अल्टीमेटली हमें फिर यही मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इमेजिन करना है आपको, और अब क्या करना है, अब हर एक फ्रैक्शन सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स के बराबर होगा। तो इसलिए सम ऑफ न्यूमरेटर्स y प्लस जेड प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई l प्लस n प्लस m प्लस l माइनस, और चूंकि यहां पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पहले से माइनस नहीं है, यहाँ पे ये माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस कर रहे हैं।
क्योंकि सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो सम ऑफ न्यूमरेटर्स y प्लस जेड प्लस माइनस एक्स, उसी तरह सम ऑफ डिनोमिनेटर्स l प्लस एन m प्लस l प्लस माइनस m प्लस n हो जाएगा माइनस m माइनस n। उसी तरह अब हमें चाहिए z प्लस एक्स माइनस वाई बाई एम, ऊपर में देखिए z प्लस एक्स, तो ये फ्रैक्शन में इसको हटा दीजिए, इमेजिन करना है आपको। अब y माइनस में है तो इमेजिन करिए कि यहाँ पे y में मल्टीप्लाई कर दें, फिर हर एक फ्रैक्शन क्या होगा, सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। तो जब यहाँ पे हम करेंगे और फिर वही सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स करेंगे, तो ये फ्रैक्शंस किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। आपको z प्लस एक्स प्लस माइनस वाई यानी कि माइनस वाई डिवाइडेड बाई z प्लस एक्स यानी कि m प्लस l, डिनोमिनेटर को जोड़ रहा हूँ, प्लस m प्लस n माइनस l माइनस n, इसको मैंने ये कर दिया। तीसरे में क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड बाई एन, तो x यहाँ पे और y जुड़ा हुआ है और z नेगेटिव है, तो z में हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सारे के सारे फ्रैक्शंस सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स बाय सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर, सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स होंगे, तो ये हर एक फ्रैक्शन उसके भी बराबर होगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड बाई सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स यानी कि m प्लस n प्लस l प्लस n माइनस m माइनस l, माइनस m माइनस n कैंसिल, यहाँ से एक m और एक l, सॉरी यहाँ पे हमारा है, देखिए y प्लस z, तो हो जाएगा ये हमारा l प्लस n प्लस m प्लस l माइनस m माइनस n। चलिए माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n कैंसिल, उसी तरह यहाँ पे माइनस n माइनस l, यहाँ पे प्लस n प्लस l कैंसिल, माइनस m माइनस l प्लस l प्लस m कैंसिल। आपका क्या आया, आपका आ गया y प्लस z माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2l इज इक्वल टू z प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई m प्लस n, 2m इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस z डिवाइडेड बाई 2n, 2 कैंसिल करिए, आपका कितना आया, y प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, जेड प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एम, एक्स प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई एम, प्रूव्ड। इस प्रॉब्लम को ध्यान से एक बार और देखिए, 2-3 बार देखिए इस प्रॉब्लम को, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आए तो आप मेरे से पूछिए, मैं फिर से बताऊंगा आपको। जहां भी दिक्कत हो, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ढूंढिए, मुझे बताइए, कमेंट करिए कि यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आई है, वो कैसे हुआ, आई विल डेफिनेटली टेल यू। चलिए, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व्ड। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रॉब्लम, चौथे प्रॉब्लम की तरफ। ये इजी प्रॉब्लम है। इफ A, B, C, D are in continued proportion, prove that AB plus BC plus CD plus DE is equal to A square plus B square
प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ये बड़ा ही आसान सा प्रॉब्लम है, आपको बस ये याद होना चाहिए कि भाई कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब आपको पता होगा, मैंने बताया है, मतलब कि अगर ए बी सी डी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब है ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई ई एंड सो ऑन। अगर और ज़्यादा है तो मतलब फर्स्ट इज टू सेकेंड, एज सेकेंड टू थर्ड, एज थर्ड टू फोर्थ, एज फोर्थ टू फिफ्थ एंड सो ऑन। इस तरह से याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो भी होता है ना वो हमेशा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। आप देख सकते हैं करके, ठीक है, आप करके देखिएगा, हमेशा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है। चलिए, सिंस ए बी सी डी आर इन continued proportion, therefore a by b is equal to b by c is equal to c by d is equal to e by f। सबको मान लेते हैं कि k है। मैंने कहा था आपसे कि प्रॉब्लम बनाने का, रेशियो इन प्रोपोर्शन बनाने का सबसे अच्छा तरीका, अगर बहुत सारा फ्रैक्शंस बराबर दिया हुआ है तो सबको के मान लीजिए। इक्वेशंस को भी हमने देखा कि अभी इसी तरह से हमने सॉल्व किया था। चलिए, तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी के, बी इज इक्वल टू सी के, सी इज इक्वल टू डी के और ई इज इक्वल टू एफ के। नाउ सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये क्या हो जाएगा हमारा, A इज इक्वल टू क्या है, B के, तो हो जाएगा बी स्क्वायर के, होगा ना। इस पे स्क्वायर तो नहीं है, देख लूँ ज़रा, नहीं स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पे, स्क्वायर तो नहीं है। एक मिनट, ये प्रॉब्लम मुझे देखने दीजिए ज़रा, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि प्रॉब्लम मैंने सही लिया है कि नहीं। हाँ, मैंने प्रॉब्लम में थोड़ी सी यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ये स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। चलिए, और ये ई का स्क्वायर है, सो इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर के प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर के, क्योंकि b इज इक्वल टू कितना है, c के है, तो वहां से ध्यान दीजिए, b इज इक्वल टू सी के, c इंटू सी, सी स्क्वायर उस तरह के, सी डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर के, डी ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर के होल स्क्वायर, के स्क्वायर बाहर ले लीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। एक चीज और देखिए, चूंकि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसको बनाने का एक और तरीका हो सकता है कि सारे के सारे फ्रैक्शंस किसके बराबर होंगे, सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, उसको यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। देखिए कैसे, ये LHS इतना आ गया, RHS जब हम देखेंगे तो कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ए के जगह बी के सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर। उसी तरह सी स्क्वायर के स्क्वायर। उसी तरह सी के जगह डी के सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी स्क्वायर के स्क्वायर। डी के जगह ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये डी बाई ई होगा। ओहो, ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू ई के। ठीक है, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में है ना, तो पहला बाई दूसरा इज इक्वल टू दूसरा बाई तीसरा इज इक्वल टू तीसरा बाई चौथा इज इक्वल टू चौथा बाई पांचवा एंड सो ऑन, इस तरह से। चलिए, सो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के, और डी इज इक्वल टू ई के। तो ई स्क्वायर के स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख देते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। के स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर इनटू ये सेम और ये भी सेम हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपका LHS कितना था और RHS कितना है, सेम है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव। कोई पेन सही से नहीं चल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम है और ये एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है। Solve the equations. Solve the equations ax plus by plus cz is equal to 0, bcx plus cay plus abz is equal to 0, xyz plus ABC इंटू ए क्यूब एक्स प्लस बी क्यूब वाई प्लस सी क्यूब जेड इज इक्वल टू 0। आपको मैंने कहा था कि इस तरह का जब भी इक्वेशन हो, तीन इक्वेशन हो, यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड यूज द रूल्स ऑफ रेशियो टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। चलिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नहीं, x डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। इन तीनों को मान लेते हैं कि k है, तीनों बराबर रेशियो है, बराबर फ्रैक्शंस है, तो तीनों को k से मान लेते हैं। इसलिए x इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू k इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, y इज इक्वल टू k इंटू बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू k इंटू सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों आपका आ गया यहाँ पे। x, y और z का वैल्यू पता चल गया। इसको तीसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर देंगे, कर देंगे, क्या करना है। चलिए, सब्स्टिट्यूटिंग इन 3 वी गेट x, y, z। तो x, y, z का जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भाई यहाँ से a बाहर आ जाएगा, यहाँ से b बाहर आ जाएगा और यहाँ से c बाहर आ जाएगा। बचेगा कितना, x, y, z की जगह, और k इंटू k इंटू k, k क्यूब इंटू ए बी सी, क्योंकि a और b और c यहाँ से बाहर हो गया, यहाँ से बचा ओह
चलिए यहाँ से बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी सी पहले से है, चलिए भाई ए बी सी लिख लेते हैं पहले। अब यहाँ देखिए ए क्यूब एक्स, सबसे पहले एक्स वाई और जेड तीनों में के और के है, तो के को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। छोड़िए मैं डिटेल में ही कर दे रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं आप में से बहुत ऐसे होंगे जो कि समझ ही नहीं पाएंगे। ए बी सी इंटू, चलिए ए क्यूब, जब ए क्यूब इंटू के, एक्स के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, के इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। उसी तरह बी क्यूब इंटू के, वाई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, के इंटू बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। उसी तरह कहाँ गया, ए क्यूब इंटू के और एक्स के जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, फिर बी क्यूब इंटू वाई, तो वाई की जगह किया के इंटू बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और बचा सी क्यूब इंटू जेड, तो प्लस सी क्यूब इंटू जेड की जगह किया के इंटू सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई के क्यूब इंटू ए बी, एक काम करते हैं हम ना, एक के क्यूब ए बी सी इंटू ये वाले पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, तो इस साइड में बस हमें ये टर्म लिखना होगा, बच जाएगा ए बी सी। के को के और के, तो के को बाहर निकाल लेते हैं, तो के इंटू ए बी सी। चलिए भाई अंदर बच गया हमारा, ए क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा ए फोर बी स्क्वायर माइनस ए फोर सी स्क्वायर। उसके बाद बी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी फोर सी स्क्वायर माइनस बी फोर ए स्क्वायर। उसी तरह सी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सी फोर ए स्क्वायर माइनस सी फोर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा रहा था, तो जब एक दो इक्वेशंस, शायद यही वाला इक्वेशन मैंने उस समय भी बताया था आपको, फिर से बता रहा हूँ, जब भी इस तरह का इक्वेशन आए और जो टर्म्स है, जैसे यहाँ पे आपका कौन कौन सा टर्म्स है, ए बी और सी, तीन टर्म है यहाँ पे, तीन सिंबल है बेसिकली। अब ये जो तीनों सिंबल्स हैं, इनका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 4 है। 4 एक इवन नंबर है, तो जब भी हाईएस्ट पावर इस तरह के इक्वेशन में सिंबल्स का इवन होगा, ठीक है, इवन होगा, तो वहां पे क्या करेंगे हम हमेशा, अब हमारे पास क्या है ए बी सी, तीन सिंबल है, तो 4 का आधा होता है 2, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों सिंबल्स ए और बी और सी का स्क्वायर का प्रोडक्ट जोड़ देंगे, और चूंकि जोड़ेंगे तो हमें घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमेशा लागू होगा इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हो गया। और राइट साइड में हमारा क्या है, इसको हम राइट में ले जा चुके हैं, तो ये हो जाएगा, चूंकि उधर गया तो माइनस के क्यूब इंटू ए बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब भाई के इंटू ए बी सी, और यहाँ से ए बी सी और के स्क्वायर उधर बच जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, इधर देखिए, अगर यहाँ से A4 कॉमन है, अब यहाँ से एक ऐसा फैक्टर हमें चाहिए जो कि बाहर कॉमन आ जाए, जो कि इन तीनों में से कोई एक हो। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ से A4 कॉमन ले लें, इस ये पहले वाले टर्म से और दूसरे वाले टर्म से, तो आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आ रहा है ना, तो बस अब इसको इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मेरा बाहर निकल जाए, यानी कि एज अ फैक्टर बाहर निकल जाए। तो चलिए भाई, इसका और इसका तो काम हो गया। अब अगर यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इसको देखूं, और अगर मैं प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से
बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लूँ तो देखिए कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये और यहाँ से अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लूँ, यानी कि माइनस, ये देखिए इन दोनों में से अगर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लूँ तो मेरा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगर उसी तरह इन दोनों में से माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। खत्म कहानी। इसीलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जोड़ा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमने क्या किया, घटा दिया। यही कारण था ये करने का। अगर नहीं करते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। इधर से हो गया माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए भाई, दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बच जाएगा ए फोर माइन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट साइड में बचा के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका काम हो गया, इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, जब इसको मैं इरेज कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सॉरी इरेज कर दूंगा कह रहा हूं, जब मैं अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनटू, इसमें से अगर यहां इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरा आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से और इसमें से माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट साइड में क्या है, माइनस के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन है। अब यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब भाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा माइनस बाहर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा कैंसिल, माइनस माइनस खत्म, के इज इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, के का वैल्यू आ गया तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू a को बाहर निकाल लेते हैं और k के जगह प्लस माइनस 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो प्लस माइनस a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसी तरह y इज इक्वल टू प्लस माइनस b इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह z इज इक्वल टू प्लस माइनस c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व्ड। ऐसे इक्वेशंस को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए ठीक है, आपको इस तरह के हर एक क्वेश्चन में ये वाला मैनिपुलेशन याद रखना है कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया इवन पावर हो, जो सिंबल्स है उनका हाईएस्ट पावर क्या हो, एक इवन हो। इवन है यहाँ पे, जब इवन हाईएस्ट पावर रहेगा तो बाकी सब ऑटोमेटिकली उसका आधा आधा सजा होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली अरेंज्ड किया हुआ होगा। और इस तरह का प्रॉब्लम जब भी पूछा जाएगा ना तो आपको इस तरह से ही पूछा जाता है कि ये वाला मैनिपुलेशन यहाँ पे काम करे। ठीक है, तो जब भी हाईएस्ट सिंबल का जो हाईएस्ट पावर हो इवन है तो उसका आधा, जितने भी सिंबल्स हैं उनके प्रोडक्ट का उसके हाईएस्ट पावर के आधा का पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हाईएस्ट पावर क्या था, 4 था, सी का पावर 4, बी का पावर 4, ए का पावर 4,
आधा कितना हुआ 2, तो इसीलिए मैंने a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का प्रोडक्ट जोड़ा और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का प्रोडक्ट घटा दिया। दैट इज द ओनली मैनिपुलेशन यू हैव टू रिमेंबर व्हेनेवर यू सी दिस प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, एंड देयरआफ्टर द प्रॉब्लम विल बी इजीली सॉल्व्ड, देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स। सो चलिए, दैट्स इट फॉर प्रॉब्लम क्लास आज के लिए। ये प्रॉब्लम क्लास 2 हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम क्लास करेंगे वहाँ पे हम लोग कुछ एग्जामिनेशंस के, जैसे जेईई एडवांस के कुछ, अगर संभव हो तो मैं CMI के कुछ प्रॉब्लम्स को कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। मोस्टली जेईई एडवांस के प्रॉब्लम मैं ले लूँगा नेक्स्ट क्लास में, और वो प्रॉब्लम्स हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से होंगे, AP से होंगे और GP से होंगे। ठीक है, अगला जो प्रॉब्लम क्लास करेंगे उसमें हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का जेईई एडवांस का प्रॉब्लम करेंगे, एडवांस मेन कोई भी हो, GP का प्रॉब्लम करेंगे और AP का प्रॉब्लम करेंगे। सारे के सारे जेईई में आए हुए प्रॉब्लम, अगर संभव हो जैसा कि मैंने कहा तो मैं चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करूँगा। ठीक है, बट जब भी मैं स्पेशली उन एग्जामिनेशंस के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, जैसे ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स ना, ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली पूछे जाएं CMI में या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, बट ये प्रॉब्लम्स बनाने से आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो ज़्यादा क्लियर होता रहता है उन एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, और जब भी मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू द सेशन स्पेशली फॉर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उनके लिए स्पेशल प्रॉब्लम्स का क्लासेस मैं करवाऊंगा। बट जैसा कि मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में हम स्पेशली जेईई एडवांस और मेंस के प्रॉब्लम करेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, AP और GP से रिलेटेड। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। सब कुछ समझ में आया हो, कुछ नहीं आए तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।